मुश्किलों से भाग मत ए बंदे, मुश्किलों से भाग मत ए बंदे, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग मत ए बंदे, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। और डरने वालों को मिलता नहीं है जहां में कुछ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार साथियों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं केपी ठाकुर आप सभी के सामने इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ का 5th लेक्चर सामने लेकर आया हूं। जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि साथियों, हमने 4th वीडियो लेक्चर में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड WH फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंस। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हेडिंग लिखता हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ओके, मैंने लिखा यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं यहां पर सतत वर्तमान काल। क्या लिख रहा हूं मैं? सतत वर्तमान काल या इसे कहते हैं निरंतर वर्तमान काल। ओके, अब सतत वर्तमान काल या निरंतर वर्तमान काल की पहचान क्या होती है? सर, हम कैसे पता लगाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? तो साथियों, इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं, इस टेंस के जो हिंदी सेंटेंस होते हैं, उनके अंत में हमेशा रहा है, रही है या रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। समझ लेना कि आपके सेंटेंस के एंड में यदि रहा है शब्द आए, रही है शब्द आए या रहे हैं शब्द आए, तो समझ जाइएगा आप कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ओके, तो मैं पहचान के रूप में यहाँ पे लिख रहा हूँ रहा है। पहचान के रूप में मैं आपके सामने लिख रहा हूँ पहचान रहा है, कोमा रही है, कोमा रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। ओके, आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एंड में या तो रहा है आता है, या रही है आता है, या रहे है आता है। ओके, अब सर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? आइए समझते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख रहा हूं इसका STRUCTURE स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा साथियों सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद में आएगा इज एम आर। क्या आएगा? इज एम आर के ठीक बाद में आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, इज एम आर के ठीक बाद में आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या जिसे ING फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोला जाता है। और सबसे लास्ट में क्या आएगा? सबसे लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है इतना? अब सर, हमको एम का यूज कहाँ करना है, आर का यूज कहाँ करना है और इज का यूज कहाँ करना है? आपने सर ये तो लिख दिया स्ट्रक्चर में कि सब्जेक्ट के ठीक बाद में इज एम आर आएगा, यानी कि या तो इज आएगा, या एम आएगा, या आर आएगा। इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज हमको करना है? तो आइए समझते हैं। साथियों, आपको हमेशा आई के साथ एम का यूज करना है। ओके, आपको हमेशा ही, शी, इट एंड नेम, इन चारों सब्जेक्ट में से कोई सा एक सब्जेक्ट आए तो आपको यूज करना है इज का। क्लियर है इतना? यदि साथियों आपके सामने यू, वी एंड दे, इन तीनों सब्जेक्ट में से कोई सा एक सब्जेक्ट आए तो आपको इसके साथ में यूज करना है आर का। क्लियर है इतना? तो आई के साथ एम का यूज करना है,
यू वी दे के साथ में आपको आर का यूज करना है एंड ही शी इट नेम के साथ आपको इज का यूज करना है। और इन सभी के ठीक बाद में, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में आपको यूज करना है मेन वर्ब का, यानी कि मुख्य क्रिया का। अब इसको हम सेंटेंसेस के माध्यम से समझते हैं। तो आइए समझते हैं सेंटेंसेस के माध्यम से इसे। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ओके, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई एम गोइंग देयर। आई जो आपका सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आई के साथ मैंने बोला था आपको कि एम का यूज करना है, तो एम यहाँ पर क्या होगी? एम यहाँ पर होगी साथियों हेल्पिंग वर्ब। क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। गोइंग जो है, आपको अच्छे से पता है कि गोइंग जो है ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, या मेन फॉर्म ऑफ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, और लास्ट में आया आपका देयर। तो देयर क्या है? देयर है आपका ऑब्जेक्ट, देयर है ऑब्जेक्ट। इस टाइप से आपका सेंटेंस बना, आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ। अब और भी सेंटेंसेस इस बेस पर बन सकते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आपको बोलना है आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। आपने बोला कि सर मैं कोचिंग जा रहा हूँ, तो आपको बोलना है आई एम गोइंग टू कोचिंग। आपने बोला मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू मार्केट। आपने बोला कि मैं भोपाल जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू भोपाल। ठीक है, आपने बोला कि सर मैं इंदौर में रह रहा हूँ, तो आपको बोलना है आई एम लिविंग इन इंदौर, आई एम लिविंग इन इंदौर। आपने बोला कि सर मैं गणेश नगर में रह रहा हूँ, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई एम लिविंग एट गणेश नगर, आई एम लिविंग एट गणेश नगर। तो इस प्रकार से आई वाले सेंटेंसेस आपके बनेंगे। ठीक है इतना। अब हम बात करते हैं यू वी एंड दे की, यू वी एंड दे की। तो सबसे पहले यू वाले सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने बोला आप यहाँ आ रहे हैं, आप यहाँ आ रहे हैं। ओके, तो इसका सेंटेंस बनेगा यू आर कमिंग हेयर, यू आर कमिंग हेयर। आप यहाँ आ रहे हैं। मैंने बोला कि आप खाना खा रहे हैं, तो सेंटेंस क्या बनेगा? यू आर ईटिंग फूड। मैंने बोला आप पानी पी रहे हैं, तो सेंटेंस बनेगा यू आर ड्रिंकिंग वाटर। ओके, मैंने बोला आप इस समय इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो यू आर रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम। ओके, आप इस समय इंग्लिश सीख रहे हैं, तो यू आर लर्निंग इंग्लिश एट दिस टाइम। मैंने बोला कि आप इस समय यहाँ आ रहे हैं, तो यू आर कमिंग हेयर एट दिस टाइम। क्लियर है? अब हम समझते हैं वी वाले सेंटेंस। वी वाले सेंटेंस समझते हैं, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। वी वाले सेंटेंस में क्या आएगा? आपको पता है बहुत अच्छे से कि वी का मतलब हम होता है। ठीक, तो मैंने बोला कि हम साइंस की रामबाण किताब पढ़ रहे हैं, हम साइंस की रामबाण किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटेंस, पढ़ रहे हैं, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब इसका इंग्लिश क्या होगा? वी आर, क्या बनेगा? वी आर रीडिंग। ओके, हम साइंस की रामबाण किताब पढ़ रहे हैं, मतलब वी आर रीडिंग रामबाण बुक। क्या आएगा? रामबाण बुक ऑफ साइंस। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनता है। क्लियर है? हम इस समय इंग्लिश सीख रहे हैं, तो वी आर लर्निंग इंग्लिश एट दिस टाइम। हम इस समय इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वी आर स्पीकिंग इंग्लिश एट दिस टाइम। हम इस समय इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो वी आर टीचिंग इंग्लिश
एट दिस टाइम, ठीक है। हम इस समय मुंबई में रह रहे हैं, तो वी आर लिविंग इन मुंबई एट दिस टाइम, ओके। हम मार्केट जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू मार्केट, ओके। हम इस समय वहाँ जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग देयर एट दिस टाइम। हम इस समय एक मूवी देख रहे हैं, तो वी आर वॉचिंग अ मूवी एट दिस टाइम, ठीक है। हम इस समय गाना गा रहे हैं, तो वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग एट दिस टाइम। क्लियर है। अब हम समझते हैं दे वाले सेंटेंस। दे वाले सेंटेंस, अब दे का मतलब क्या होता है? वे। क्या होता है? वे। मैंने बोला वे यहाँ आ रहे हैं, वे यहाँ आ रहे हैं, वे यहाँ आ रहे हैं। सेंटेंस क्या बनेगा? दे आर कमिंग हेयर, दे आर कमिंग हेयर। वे यहाँ आ रहे हैं, वे वहाँ जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग देयर। वे खाना खा रहे हैं, दे आर ईटिंग फूड। वे पानी पी रहे हैं, दे आर ड्रिंकिंग वाटर। वे सो रहे हैं, वे इस समय सो रहे हैं, तो दे आर स्लीपिंग एट दिस टाइम, दे आर स्लीपिंग एट दिस टाइम, ठीक है। वे इस समय मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो दे आर वॉचिंग मी, ओके, दे आर वॉचिंग मी एट दिस टाइम ऑन यूट्यूब। क्या बनेगा सेंटेंस आपका? दे आर वॉचिंग मी एट दिस टाइम ऑन यूट्यूब, ठीक है। वे इस समय साइंस की रामायण किताब पढ़ रहे हैं, वे इस समय साइंस की रामायण किताब पढ़ रहे हैं, तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा? दे आर रीडिंग, ओके, दे आर रीडिंग रामायण बुक ऑफ साइंस एट दिस टाइम। क्लियर है? ओके है इतना? ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं ही वाले सेंटेंस। मैंने बोला वह आ रहा है, वह आ रहा है, तो सेंटेंस क्या बनेगा आपका? ही इज कमिंग, ही इज कमिंग। मैंने बोला कि वह आपको बुला रहा है, 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 तो सेंटेंस बनेगा आपका ही इज कॉलिंग यू, ही इज कॉलिंग यू, वह आपको बुला रहा है, ठीक। वह जीएस जीनियस एकेडमी कोचिंग जा रहा है, ठीक है, तो ही इज गोइंग टू जीएस जीनियस एकेडमी कोचिंग, ठीक है। वह इस समय साइंस की रामायण किताब पढ़ रहा है, ठीक, वह इस समय साइंस की रामायण किताब पढ़ रहा है, तो ही इज रीडिंग ही इज रीडिंग रामायण बुक ऑफ साइंस एट दिस टाइम। क्लियर है? ओके है। वह राम को बुला रहा है, तो ही इज कॉलिंग राम, वह मुझे बुला रहा है, ही इज कॉलिंग मी। वह आपको बुला रहा है, ही इज कॉलिंग यू। वह सर को बुला रहा है, ही इज कॉलिंग सर। वह सर को बता रहा है, तो ही इज टेलिंग सर। वह सर के बारे में कुछ बता रहा है, तो ही इज टेलिंग अबाउट सर, ही इज टेलिंग समथिंग अबाउट सर। वह सर के बारे में कुछ बता रहा है, ठीक। वह कुछ कर रहा है, तो ही इज डूइंग समथिंग। वह कहीं जा रहा है, तो ही इज गोइंग समवेयर। क्लियर है? अब हम समझते हैं शी वाले सेंटेंस। आइए समझते हैं। जैसे मैंने बोला वह खाना बना रही है, क्या कर रही है? खाना बना रही है, वह खाना बना रही है, वह खाना बना रही है, ठीक है। तो आपका सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस आपका बनेगा शी इज मेकिंग फूड, क्योंकि यहाँ पर खाना बनाने की बात हो रही है ना, तो आपका सेंटेंस बनेगा सी इज मेकिंग फूड, वह खाना बना रही है। मैंने बोला कि वह कपड़े धो रही है, वह कपड़े धो रही, तो सी इज वॉशिंग क्लोथ्स, सी इज वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है। वह इस समय साइंस की रामायण किताब पढ़ रही है, तो शी इज रीडिंग रामायण बुक ऑफ साइंस एट दिस टाइम, ठीक है। वह इस समय यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तो शी इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एट दिस टाइम, ओके। वह इस समय एमपीएसआई की तैयारी कर रही है, तो शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एमपीएसआई एट दिस टाइम, ओके। वह इस समय मुझे यूट्यूब चैनल पर फॉलो कर रही है, ओके।
तो शी इज फॉलोइंग मी ऑन यूट्यूब चैनल एट दिस टाइम। क्लियर है? तो हमने ही वाले सेंटेंस के यूज भी समझ लिए, शी वाले सेंटेंस की यूज भी समझ लिए। अब हमको समझना है इट वाले सेंटेंस के यूज, कि इट का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इट वाले सेंटेंस अब हम समझते हैं। अब आपको अच्छे से पता है इट का मतलब यहाँ होता है। ठीक, ये किसी वेदर को डिनोट करता है, मतलब किसी मौसम के बारे में बोध करवाता है। ये किसी टाइम के बारे में बात करवाता है। ये यदि हमको दिन को डिनोट करना, मतलब दिन का बोध करवाना है, तो उसकी बात करता है। ठीक है, ये समय की बात करता है, ये ईयर की बात करता है, ये मंथ की बात करता है। तो इस प्रकार से इसका यूज होता है। अब सबसे पहले मैं आपको वेदर वाला जो एग्जांपल है वो समझाता हूँ कि ये वेदर का बोध कैसे करवाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तो सेंटेंस क्या बनेगा आपका? इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। मैंने बोला ओले पड़ रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं, ओके, ओले पड़ रहे हैं। ठीक, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? इट इज हेलिंग, इट इज हेलिंग। अब वापस से मैं आपके सामने रिवाइज करता हूँ। एक वो वाला हेल होता है HELL। मैंने प्रीवियस दोनों ही लेक्चर्स में हेल और हेल, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझाया है कि यदि आपके सामने ऐसा वर्ड लिखा हुआ है जिसकी स्पेलिंग हो HELL, तो उसका मतलब होता है नरक या भाड़। ठीक है, जैसे गो टू हेल, भाड़ में जाओ। ओके, लेकिन यदि आपके सामने लिखा है HAIL, ओके, HAIL, तो इस वाले हेल का मतलब होता है ओलावृष्टि होना, ओले पड़ना। दोनों में अंतर है। ओके, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, ओले पड़ रहे हैं, इट इज हेलिंग। ओके, लेकिन मैंने यदि बोला कि बारिश होती है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपका सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि उसकी पहचान क्या है? उसके एंड में हमेशा तीहे आता है, या ताहे आता है, या तेहे आता है, या ताहू आता है। ठीक, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा। बारिश होती है तो इट रेन्स, लेकिन बारिश हो रही है तो इट इज रेनिंग। ओले पड़ते हैं तो इट हेल्स, क्योंकि हेल के एंड में एस लग जाएगा, लेकिन ओले पड़ रहे हैं तो इट इज हेलिंग। ओके, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है, जैसे आपका हिंदी है तो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है, इंग्लिश है तो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है, उर्दू है तो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है। तो लैंग्वेज में आपको एक एक अक्षर पर ध्यान देना चाहिए, एक एक अक्षर को आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि यदि आपने एक अक्षर की भी मिस्टेक की, एक अक्षर की भी गलती की, तो आपके वर्ड का जो मीनिंग होता है, जो अर्थ होता है, वो बदल जाता है, वो चेंज हो जाता है। देखिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर बता रहा हूँ। एक वर्ड में केवल कुछ अक्षर के चेंज होने से उसका अर्थ कितना ज़्यादा बदल जाता है। देखिए आप, जैसे मान लो मैंने आपके सामने लिखा टेल, TELL, तो इस वाले टेल का मतलब होता है बताना। क्या होता है? बताना। मैंने आपके सामने लिखा टेल, TALE, तो इस वाले टेल का मतलब होता है कहानी। क्या होता है? कहानी। ठीक, तो TELL टेल मतलब बताना, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग क्या है? TALE टेल मतलब कहानी। एक और टेल होता है, उसकी स्पेलिंग होती है TAIL टेल, तो इस वाले टेल का मतलब होता है पूंछ। पूंछ। जब हम बचपन में थे और जब हम गाय का निबंध लिखते थे, गाय का ऐसे लिखते थे, तो हम बोलते थे ना, गाय का जब हम निबंध लिखते थे तो हम बोलते थे कि काव इज अ यूजफुल एनिमल। ठीक है, मतलब गाय एक उपयोगी पशु है। ठीक, इट हैज अ टेल, मतलब इसकी एक पूंछ होती है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि काव हैज अ टेल, गाय की एक पूंछ होती है, तो इस वाले टेल का मतलब क्या? पूंछ। ठीक, एक और टेल है आपका, उसे एक्चुअल टॉल बोला जाता है। टॉल, TALL, है ना, टॉल, TALL। इस वाले टॉल का मतलब होता है लंबा, लंबा। ठीक, जैसे मान लो मैंने बोला कि आई एम अ टॉल पर्सन, मतलब मैं एक लंबा व्यक्ति हूँ।
ठीक, मतलब मेरी लंबाई इतनी ज़्यादा है, इतनी हाइट है, ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूँगा आई एम अ टॉल या आई एम अ टॉल पर्सन। मैं बोल सकता हूँ यू आर अ टॉल पर्सन, मैं बोल सकता हूँ ही इज अ टॉल पर्सन, मैं बोल सकता हूँ शी इज अ टॉल पर्सन। ठीक, तो इस प्रकार से TALL टॉल का मतलब लंबा होता है। अब आता है टॉल, TOLL। इस वाले टोल का मतलब वो वाला टोल होता है जब हम कहीं पर ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, और जो टोल टैक्स आता है ना, टोल टैक्स, टोल नाका, वो वाला टोल जो हमसे गवर्नमेंट वसूलती है, रिकवर करती है, वो वाला टोल। ठीक, अब देखो आपके सामने कितने वर्ड हो चुके हैं, टेल, 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 टॉल, टॉल। क्लियर है? ये 5 वर्ड है। अब इनका लगभग शुरुआत के जो 3 वर्ड है, टेल, 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 है ना, इन 3 वर्ड का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है। इन तीनों शब्दों का उच्चारण जो है वो एक जैसा हो रहा है। ठीक, और लास्ट के 2 वर्ड है टॉल, टॉल, TALL टॉल और TOLL टॉल, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, उच्चारण सेम है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। शुरुआत के जो 3 अक्षर है उनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। ठीक, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। हमने इट का यूज़ भी समझ लिया। ओके, इट के हमने 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे। क्लियर है इतना? ओके, मैं एक तरफ हो जाता हूँ। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेम वाले जो सेंटेंस हैं, नेम वाले हमारे जो सेंटेंस हैं उन्हें समझते हैं। अब नेम में मैंने आपको बोला था कि किसी भी लड़के या किसी भी लड़की का नाम, ठीक, दुनिया का कोई भी लड़का हो या कोई भी लड़की हो, उसका नेम जो है वो आता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट में, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट में मतलब सिंगुलर नाउन में, एक वचन संज्ञा में। ओके, आप सिंगुलर सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, आप उसको सिंगुलर नाउन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? जैसे मैंने बोला, साइंस पढ़ा आकाश जैन सर हमें साइंस पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है आपको बहुत अच्छे से पता है, आकाश जैन सर। ठीक, व्यक्ति का नाम है ना, तो हम आकाश जैन सर को पहले इंग्लिश में लिखेंगे, आकाश जैन सर, आकाश जैन सर। ठीक, अब इसके साथ में इज लगेगा, एम लगेगा कि आर लगेगा? इसके साथ इज लगेगा, क्योंकि ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज लगता है। तो हम आकाश जैन सर के बाद में लिखेंगे इज। ठीक, ये हमने इज लिख दिया। अब टीच मतलब पढ़ाना होता है, तो हम टीच लिख देंगे पहले तो, TEACH, टीच, और एंड में लगा देंगे हम ING। ओके, तो आकाश जैन सर इज टीचिंग, ओके, अस, क्योंकि वो हमें पढ़ा रहे हैं। तो मैंने आपको क्लियरली बताया कि अस जो है एक ऑब्जेक्ट होता है और इसका हिंदी मीन होता है हमें। क्या होता है? हमें। ठीक, तो आकाश जैन सर इज टीचिंग अस साइंस, और पढ़ा क्या रहे हो? साइंस पढ़ा रहे, तो साइंस आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा। क्लियर है इतना? हमने इस प्रकार से एक सेंटेंस के माध्यम से नेम का यूज़ भी समझ लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेम का यूज़ कैसे होता है। ठीक, अब हम और कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि रोहन तुम्हें बुला रहा है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? रोहन इज कॉलिंग यू। रोहन तुम्हें बता रहा है, तो रोहन इज टेलिंग यू। ठीक, रोहन तुम्हें मैसेज भेज रहा है, तो रोहन इज सेंडिंग मैसेज यू। ओके, रोहन यहाँ आ रहा है, तो रोहन इज कमिंग हियर। ठीक, रोहित यहाँ आ रहा है, तो रोहित यहाँ जा रहा है, तो रोहित इज गोइंग देयर। रोहित आपसे बात कर रहा है, तो रोहित इज टॉकिंग टू यू। रोहित हमसे बात कर रहा है, तो रोहित इज टॉकिंग टू अस। ओके, रोहित आपके पापा से बात कर रहा है, तो रोहित इज टॉकिंग टू योर फादर। क्लियर है? ओके, तो ये समझे हमने प्रेजेंट
कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य, कैसे वाले वाक्य? सकारात्मक वाक्य। अब हमको समझने हैं नेगेटिव से वाक्य, अब हमको समझने हैं, अब हमको समझने हैं नकारात्मक। सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूँ नेगेटिव। हेडिंग में क्या लिखा? ठीक। अब नकारात्मक वाक्य है, आप वहीं से बात को पकड़ लो कि नकारात्मक वाक्य है मतलब किसी काम के नहीं होने का बोध हो रहा है। ठीक, जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं उन्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, सर हमें नहीं पढ़ा रहे हैं, आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब काम वहाँ पर जो एक्शन है, जो वर्ब है, ठीक, जो एक्शन है वो नहीं हो रही, कोई सा काम नहीं हो रहा है। ओके, तो हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? स्ट्रक्चर पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की बात वो वी हो, चाहे दे हो, ही हो, शी हो, इट हो, नेम हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट के हम एग्जाम्पल के माध्यम से सेंटेंसेस बनाते हैं। आइए सबसे पहले आई का यूज समझते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई एम नॉट, आई एम नॉट। मैंने आपको बताया कि आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ में एम नॉट का यूज होगा, ठीक। तो आई एम नॉट, फिर आपको अच्छे से पता है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, तो हम लिखेंगे टॉकिंग, आई एम नॉट टॉकिंग, ठीक। इसके बाद हमको लिखना है टू, और लास्ट में हमको लिखना है यू, क्योंकि यू हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना। आई तो हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि बात करने वाला कौन है? मैं हूँ। करने वाले को इंग्लिश में कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, मतलब डूअर कहते हैं, ठीक। और जिससे कर्ता के करने से, ठीक, कर्ता के करने से जिस पर प्रभाव पड़ता है, जिस पर अफेक्ट होता है, ठीक, उसे कहते हैं कर्म, मतलब ऑब्जेक्ट। तो हमारा यू क्या है यहाँ पर? यू हमारा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। आई क्या है? आई है हमारा सब्जेक्ट। एम क्या है? एम है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, है ना। और टॉकिंग क्या है? टॉकिंग है हमारा यहाँ पर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये आपका सेंटेंस बना, है ना। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। मैं बोल सकता हूँ कि मैं उन्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम नॉट टीचिंग देम। मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ, आई एम नॉट कॉलिंग यू। मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक। मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा हूँ, मतलब न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। ये बोले आई की आप कभी तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सिस्टमेटिक वे में पूरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ठीक, और सेंटेंस लिखा हुआ है, और सारी चीज़ें नीचे मेंशन है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा मेन वर्ब है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कहाँ से आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यू का यूज़ अब हम समझते हैं कि यू का यूज। आप यहाँ नहीं आ रहे, आप यहाँ नहीं आ रहे,
आ रहे हैं, आप उन्हें नहीं बुला रहे हैं, आप उन्हें नहीं बुला रहे हैं। ठीक, तो आपका सेंटेंस बनेगा यू आर नॉट कॉलिंग देम। ओके, अब मुझे सब्जेक्ट को या मेन वर्ब को या ऑब्जेक्ट को अलग से मेंशन करने की नीड नहीं है, कि आप समझ ही चुके हैं कि यू का मतलब आप या तुम होता है, ये एक सब्जेक्ट होता है। आर जो है हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, आर के साथ में नॉट लगा है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो ऑब्वियस सी बात है जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ रहे हैं। ओके, ओरल प्रैक्टिस के लिए 2-3 सेंटेंस मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। जैसे आप यहाँ नहीं आ रहे तो यू आर नॉट कमिंग, आप वहाँ नहीं जा रहे तो यू आर नॉट गोइंग देयर, आप मुझसे बात नहीं कर रहे तो यू आर नॉट टॉकिंग टू मी, आप सर से बात नहीं कर रहे तो यू आर नॉट टॉकिंग टू सर। क्लियर है? अब हम वी वाले सेंटेंस देखते हैं। वी वाले सेंटेंस जैसे हम नहीं खेल रहे, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ठीक, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। सेंटेंस क्या बनेगा? हम के लिए क्या आएगा? वी आएगा। वी के बाद में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? आर के बाद में नॉट, और PLAY प्ले मतलब खेलना होता है, तो प्ले लिख देंगे, प्ले के एंड में ING लगा देंगे, बन जाएगा प्लेइंग। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ओके, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ठीक, अब आप यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम हॉकी नहीं खेल रहे तो वी आर नॉट प्लेइंग हॉकी, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे तो वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ओके, हम वहाँ नहीं जा रहे तो वी आर नॉट गोइंग देयर, हम मूवी नहीं देख रहे हैं तो वी आर नॉट वॉचिंग अ मूवी। ठीक, हम IPL नहीं देख रहे हैं तो वी आर नॉट वॉचिंग IPL। ओके, अब हम समझते हैं दे वाले सेंटेंस। दे वाले सेंटेंस जैसे वे यहाँ नहीं आ रहे हैं, वे यहाँ नहीं आ रहे हैं, वे यहाँ नहीं आ रहे हैं, वे यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो दे आर नॉट कमिंग हेयर, दे आर नॉट कमिंग हेयर, वे यहाँ नहीं आ रहे। मैंने बोला वे वहाँ नहीं जा रहे तो दे आर नॉट गोइंग देयर, वे आपसे बात नहीं कर रहे तो दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, वे आपको नहीं बुला रहे तो दे आर नॉट कॉलिंग यू, वे इंग्लिश नहीं सीख रहे तो दे आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। ओके, वे साइंस नहीं पढ़ रहे तो दे आर नॉट रीडिंग साइंस। ओके, वे आपको वहाँ नहीं बुला रहे तो दे आर नॉट कॉलिंग यू देयर। ठीक है, इतना दे वाले सेंटेंस जो है इस टाइप से बनेंगे। आपको अच्छे से पता है कि दे के साथ भी आर का यूज होता है, और नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट तो लगना जाहिर सी बात है। ओके, अब हम समझते हैं ही शी इट नेम वाले सेंटेंस। आइए मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले, वह आपको नहीं बता रहा है, वह आपको नहीं बता रहा है, वह आपको नहीं बता रहा है। ओके, वह आपको नहीं बता रहा है। तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही इज नॉट टेलिंग यू, ही इज नॉट टेलिंग यू, वह आपको नहीं बता रहा है। ठीक, मैंने बोला कि वह आपको नहीं समझा रहा है तो ही इज नॉट एक्सप्लेनिंग यू। ओके, वह आपको नहीं बुला रहा है तो ही इज नॉट कॉलिंग यू, वह बाजार नहीं जा रहा है तो ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, वह इंदौर नहीं आ रहा है तो ही इज नॉट कमिंग इंदौर। ठीक है, इतना ही वाले सेंटेंस मुझे लगता है कि इसके बाद में आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम समझते हैं शी वाले सेंटेंस। शी वाले सेंटेंस अब हम समझते हैं। जैसे मैंने बोला वह
अपने, है ना, वह अपने पति के साथ, वह अपने पति के साथ, वह अपने पति के साथ सेंटेंस क्या बनेगा? She is not, she will not, she is not living, she is not living in in-laws, she is not living in in-laws with, with आएगा क्योंकि के साथ की बात है, with का मतलब होता है के साथ, ओके। और with अपने आप में क्या है? with अपने आप में प्रीपोजिशन है, with जो है प्रीपोजिशन, ठीक। तो मैं शॉर्ट में यहाँ पर प्री लिख रहा हूँ, आगे डॉट लगा रहा हूँ। विद एक प्रीपोजिशन है, विद के ठीक बाद में आएगा हर, है ना, हर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यदि किसी लड़की का बोध करवाना हो तो सब्जेक्ट के रूप में हमेशा शी का यूज होगा और ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा हर का बोध होगा, हर का यूज होगा, ठीक। तो हर का मतलब भी उसका होता है, सॉरी उसे होता है, क्योंकि किसी लड़की के रेफरेंस में आप बात कर रहे हैं। जैसे आपने बोला कि आई एम टॉकिंग टू हर, मतलब मैं उससे बात कर रहा हूँ। आई एम टेलिंग हर, मतलब मैं उसे बता रहा हूँ, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर हर आया, लेकिन यहाँ पर ये हर जो है, ठीक है, ये यहाँ पर हर जो है ये यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है और होता ही है। एक रूल है, एक नियम है कि आपको हमेशा प्रीपोजिशन के ठीक बाद में ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, ओके। तो आपका सेंटेंस बनेगा शी इज नॉट लिविंग इन इंदौर विद हर हस्बैंड, विद हर हस्बैंड, नॉट हैंडपंप, हैंडपंप नहीं, हस्बैंड, नहीं तो पता चले आप हैंडपंप बोल रहे हैं, ओके। चलो अगले सेंटेंस समझते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला वह आपको नहीं बुला रही, तो शी इज नॉट कॉलिंग यू। वह आपको मेरे बारे में नहीं बता रही, तो शी इज नॉट टेलिंग अबाउट मी, वह आपको मेरे बारे में नहीं बता रही। वह आपको सर के बारे में नहीं बता रही, तो शी इज नॉट टेलिंग अबाउट सर, ठीक, शी इज नॉट टेलिंग अबाउट सर यू, ओके। वह आपको वहाँ नहीं ले जा रही, तो शी इज नॉट कैरिंग यू देयर, क्योंकि कैरी का मतलब होता है ले जाना, और कैरी के एंड में भी आईएनजी लग जाएगा, लेकिन कब लगेगा? वाई को रिमूव करके, वाई को हटा करके, ठीक। तो इस टाइप से कैरिंग बन जाएगा। तो इस टाइप से हमने सी वाले यूज़ भी समझे, सी हमारा जो सब्जेक्ट है उसका यूज़ भी समझा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे होता है, ओके। बात यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस की चल रही। अब हमारा बचा है ओनली, इट बचा है और नेम बचा है, तो इन दोनों के यूज़ और समझकर आज का सेशन हम फिनिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि बारिश नहीं हो रही है, 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 ओके। तो सेंटेंस क्या बनेगा? इट इज नॉट, याद आया? वेदर को हमेशा किससे डिनोट किया जाता है? मौसम को, मौसम को हमेशा डिनोट किया जाता है इट से। मौसम का बोध आपको करवाना है इट से, तो इट इज नॉट, इट इज नॉट, इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग, RAINING, क्योंकि रेन अपने आप में एक मेन वर्ब है। रेन के एंड में यदि आप ING लगा देंगे तो वो बन जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इट इज़ नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है। मैंने बोला कि ओले नहीं पड़ रहे, तो इट इज़ नॉट हेलिंग, ठीक है। अब हम समझते हैं लास्ट हमारा जो सब्जेक्ट है नेम। अब नेम में आपको वापस से रिवाइज कर दूं, मुझे शायद रिवाइज करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब तो आपको इतना ये मतलब एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि आपकी जुबान पर आ गया होगा कि बार बार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इतनी आवश्यकता अब नहीं है। जैसे मान लो मैं सीधे सीधे सेंटेंस बोलता हूँ, एक सेंटेंस लिखकर, जैसे मैंने बोला विशाल, विशाल, विशाल आपको, विशाल आपको, विशाल आपको नहीं बुला रहा है, विशाल आपको नहीं बुला रहा है, विशाल आपको नहीं बुला रहा है, ठीक।
तो सेंटेंस क्या बनेगा, विशाल, विशाल इज नॉट, विशाल के साथ में किसका यूज होगा, इज का, ठीक, और इज के ठीक बाद में नॉट का, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो विशाल इज नॉट, विशाल इज नॉट कॉलिंग यू, विशाल इज नॉट कॉलिंग यू, विशाल आपको नहीं बुला रहा है, ठीक, विशाल हमें नहीं बुला रहा, तो विशाल इज नॉट कॉलिंग अस। विशाल हमसे बात नहीं कर रहा है, तो विशाल इज नॉट टॉकिंग टू अस। ओके, विशाल आपसे बात नहीं कर रहा है, तो विशाल इज नॉट टॉकिंग टू यू। विशाल सर से बात नहीं कर रहा है, तो विशाल इज नॉट टॉकिंग टू सर। विशाल आईपीएल नहीं देख रहा है, तो विशाल इज नॉट वाचिंग आईपीएल। विशाल मूवी नहीं देख रहा है, तो विशाल इज नॉट वाचिंग अ मूवी। ओके, तो हमने सारे ही सब्जेक्ट वन बाय वन आज वापस से समझे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जितने भी सेंटेंस बनते हैं हमने सभी के सभी एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों ही सेंटेंसेस या दोनों ही टाइप के सेंटेंसेस आज हमने इस वीडियो सेशन में समझे। इसके बाद साथियों हम अब अगले वीडियो सेशन में इसके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और जो WH फैमिली वर्ड वाले सेंटेंस है वो समझेंगे। तो आप बने रहिए, आप जुड़े रहिए जीएस जीनियस एकेडमी के साथ। आप ज़्यादा से ज़्यादा जीएस जीनियस एकेडमी को प्रमोट कीजिए, आपसे जितना हो जाए उतना आप जीएस जीनियस एकेडमी को प्रमोट कीजिए, इसका प्रचार प्रसार कीजिए, कोचिंग से जुड़िए, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़िए। तो नमस्ते साथियों, नमस्कार, जय श्री राम, जय जिनेंद्र, जय आदिवासी, जय जोहार, जय हिंद, जय भारत।